जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट। जो बिहार दरोगा की वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है 1799 पोस्ट। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये है एडिटोरिया का वॉल्यूम 2, जिसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। हम 15 प्रैक्टिस सेट का एक एक करके सारे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लेंगे, वो भी 100% सोल्यूशन के साथ। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। प्रैक्टिस सेट कर लेने से आपका ये होगा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप आसानी से एक समय अवधि के अंदर अपने सारे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे और आपके एक अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हम सारे क्वेश्चन समय के अंदर ही सोल्व करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 घंटे दिए जाते हैं और 100 प्रश्न होंगे। प्रैक्टिस सेट कर लेने से यही फ़ायदा होता है कि आपको एग्ज़ाम में कम समय में बेहतर रिजल्ट मिलता है। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1। चलिए इसका कार्यक्रम अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडारण किस राज्य में है? सर्वाधिक कोयला भंडारण किस राज्य में है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा उड़ीसा। सर्वाधिक कोयला का जो भंडारण है उड़ीसा में है। और जो सेकेंड पोजीशन पर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड। सबसे पहला उड़ीसा, उसके बाद झारखंड। देखिए झारखंड के झाझरिया में कोयला का उत्पादन होता है। सबसे फर्स्ट पोजीशन पर जाएगा उड़ीसा। लेकिन हम लोग कुछ और खनिज के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे हीरा की बात करें तो हीरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश। हीरा, तांबा का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश। चांदी की बात करें तो चांदी होता है राजस्थान। चांदी का उत्पादन राजस्थान। कच्चा तेल राजस्थान। प्राकृतिक गैस असम। बॉक्साइट उड़ीसा। टंगस्टन आंध्र प्रदेश। ये कुछ अन्य खनिज हैं जो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होते हैं। डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया? ये जो एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसका अनावरण किसने किया? भारतीय सेना, DRDO, IIT बम्बे या इसरो? ये जो एकलव्य प्लेटफॉर्म है इसका अनावरण किया गया है भारतीय सेना द्वारा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, भारतीय सेना। भारतीय सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, एक क्रांतिकारी बदलाव प्रशिक्षण के लिए ये एकलव्य पोर्टल का लॉन्च किया गया है। ये किया है भारतीय सेना द्वारा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पे कौन सा द्वीप है? ये जो नर्मदा और ताप्ती मुहाने पे अलिया बेट और खदिया बेट, ये दोनों द्वीप हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, एक से अधिक, क्योंकि ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, तो इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG सतत विकास लक्ष्य भारतीय सूचकांक 2024-25 जारी किया गया है। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? इसमें जो भारत का टोटल स्कोर है 67। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 67 स्कोर है। और इसी 67 स्कोर के साथ भारत का स्थान है 99वां, 99th। इसका पोजीशन है 99। और बात करें भारत का सबसे प्रदर्शनकर्ता राज्य हो जाएगा केरल। भारत में सबसे अच्छा स्कोर हो जाएगा इसका केरल, और सबसे निचले स्तर पर हो जाएगा बिहार। भारत की बात करें तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे केरल और सबसे निचले पोजीशन पर हो जाएगा बिहार। हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है? ये जो लाडला भाई योजना है ये शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में। इस योजना के तहत युवाओं को एक रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिसमें 12वीं पास वाले को 6,000,
और जो जो विद्यार्थी 12 पास किए हैं उसको 6,000, जो डिप्लोमा होल्डर्स है उसको 8,000 और जो ग्रेजुएट पास कर लिया है उसको 10,000 प्रति माह राशि सहायता प्रदान की जाएगी। और ये जो लाडला भाई योजना है ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि लाडला बहन योजना किस राज्य में शुरुआत की गई है। लाडली बहन योजना किस राज्य में शुरुआत की गई है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। इसमें भारत का चौथा स्थान है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, चौथा स्थान। और इसमें सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है अमेरिका। ग्लोबल फायर वार इंडेक्स में भारत का पोजीशन है चौथा और टॉप पोजीशन पे है अमेरिका। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है 2024 में कुल 4 व्यक्तियों की सम्मानित करने की घोषणा की गई थी, जिसमें हो जाएंगे डी गुगेश, पहला हो जाएंगे डी गुगेश जो शतरंज के खिलाड़ी है। दूसरा में प्रवीण कुमार जो पारा एथलेटिक्स है। तीसरा में हरमनप्रीत सिंह जो एक हॉकी के खिलाड़ी है। और मनु भाकर जो एक शूटिंग की खिलाड़ी है। टोटल 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार सम्मानित किया गया वर्ष 2024 में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है, जिससे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया। इसका जो नाम है वो है समुद्र प्रताप जो 29 अगस्त 2024 को गोवा में लॉन्च किया गया और इसका नाम है समुद्र प्रताप। 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ये जो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश महेश्वरी को नियुक्त किया गया। जो राइट विकल्प होगा वो हो जाएगा बी, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। और बात करें 22वें विधि आयोग का नेतृत्व कर रहे थे न्यायमूर्ति ऋतुराज। 22वें की बात करते हैं तो न्यायमूर्ति ऋतुराज। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई है। दुनिया की सबसे पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना बनाने की है शिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कहाँ पे है, जो उड़ीसा में है। ये उड़ीसा में स्थित है शिमलीपाल टाइगर रिजर्व। कुछ और टाइगर रिजर्वों को नाम हम लोग याद कर लेते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वो है उत्तराखंड में, बंदीपुर टाइगर रिजर्व वो है कर्नाटक में, मानस टाइगर रिजर्व वो है असम में, कन्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। ये कुछ अन्य टाइगर रिजर्व हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वर्ष बीपीएससी एक क्वेश्चन था कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया था उत्तराखंड। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र वन एवं वृक्षारोपण है। भारत में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षारोपण है। ये जो टोटल है 22.17%, 25.1217%। निम्नलिखित दिए गए भिन्न का आरोही क्रम सजाएं। ये जो मैथमेटिक क्वेश्चन है इसको आरोही क्रम में सजाना है। जैसे हो गया 11/16। जब 11/16 को हम लोग पूर्णांक में करेंगे डेसिमल में तो 0.842। वैसा ही 11/13 को हम लोग सोल्व करेंगे तो 0.8
6/4 और 19/21। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 0.904। 0.904। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आरोही क्रम में सजाना है। यानी सबसे पहले छोटा तो 0.84 सबसे छोटा, उसके बाद आएगा 0.846। 846 11/13 और 0.904 तो 19/11। सही विकल्प हो जाएगा सी। एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जो आदेश जारी किया गया है वो किया गया है भारत के चुनाव आयोग द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना गया है, और ये किया है भारत के चुनाव आयोग द्वारा। भारत का चुनाव आयोग भाग 15 में आता है, जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसकी चर्चा है। भाग 15 चुनाव आयोग आता है, भाग 15 जिसमें 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन से संबंधित है। ड्रेक्सनबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? ये जो पर्वत है वो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप की सर्वश्रेष्ठ चोटी है किलिमंजारो। यहाँ की सबसे सर्वश्रेष्ठ चोटी है किलिमंजारो। हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी को रोक दिया है? पाकिस्तान को जाने वाली पानी को रोक दिया है चिनाब नदी से। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चिनाब नदी। पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी विद्यानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थे? जो विद्यानंद सरस्वती थे वो एक योग गुरु थे और एक प्रसिद्ध योग गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक भी थे। और वह बनारस के घाटों पर योग का अभ्यास करते थे। और इनका जो जन्म हुआ था 8 अगस्त 1986 को बांग्लादेश में हुआ था। 8 अगस्त 1986 को बांग्लादेश में हुआ था। और ये एक योग गुरु और आध्यात्मिक गुरु भी थे। और इनका जो निधन हुआ था 128 वर्ष की आयु में उनकी निधन हुई थी। और इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावना सूची में शामिल करने की प्रस्ताव रखा गया है? ये जो लकुंडी है वो है कर्नाटक में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कर्नाटक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्रकलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये संसदीय प्रकलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर संजय जायसवाल एक लोकसभा अध्यक्ष है। और ये बिहार के पश्चिम चंपारण के सांसद हैं। बिहार के डॉक्टर संजय जायसवाल बिहार के पश्चिम चंपारण के सांसद है। और इन्हें वर्ष 2025-26 के लिए प्रकलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? सबसे छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को नगर निगम, नगर पंचायत, छावनी बोर्ड या नगर परिषद, उसको कहा जाता है नगर परिषद। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नगर परिषद। ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो कौन सा कथन सत्य है कह रहा है, ग्राम पंचायत उसे ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उनको ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है।
उसे राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्राम पंचायत सचिव को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। बिल्कुल सही। संसद हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करते हैं। यह स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि मनोनीत नहीं हम लोग संसद क्या करते हैं, निर्वाचित करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 सही, दूसरा गलत। तो कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक, ओनली 1। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इंदिरा साहनी एवं बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो मामला था वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण निर्णय देने को लेकर। और ये जो केस है ये हुई थी वर्ष 1992 में। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। न्यायालय के द्वारा परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? ये जो परमादेश है वो सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध, ये जो सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध में क्या कहते हैं, परमादेश जारी किया जाता है। और इसका आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय ये रिट जारी करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। किस व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 21 में इसकी वर्णन की गई है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। विधानसभा के सदस्य डैश डैश हैं। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है स्टेटमेंट 1 में केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। ये जो धन विधेयक होते हैं बिल्कुल लोकसभा में किया जाता है। ऑप्शन स्टेटमेंट सही। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। जितने भी मंत्रिपरिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये स्टेटमेंट दोनों का दोनों सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। 1 और 2 दोनों सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। और ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक समय तक ये विदेश मंत्री भी रहे। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, मैच द कलम है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। इसमें राजनीतिक पार्टी और इसके संस्थापक कौन है? राष्ट्रीय जनसंघ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और स्वतंत्र पार्टी। ये जो राष्ट्रीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे KM मुंशी। तो 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1 का 2 ऑप्शन हमारा बी। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और पहला का भी आपका आंसर आ जा रहा है तब डायरेक्ट बी लगा सकते थे। निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग है? हैजा, मलेरिया, पोलियो या उपयुक्त सभी? ये जो विषाणु जनित रोग होते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, जैसे सर्दी फ्लू, चेचक, चिकन पॉक्स, एड, हार्पिक्स, डेंगू बुखार, पोलियो। ये सब क्या है, वायरस बीमारी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पोलियो। प्राकृतिक चयन की अवधारणा नेचुरल सिलेक्शन प्रस्तुत किया था। ये जो नेचुरल सिलेक्शन प्रस्तुत किए थे चार्ल्स डार्विन।
डार्विन। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। मानव शरीर में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो होती है स्टार्ट फिलिपियन ट्यूब। फिलिपियन ट्यूब से स्टार्ट होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, डिम्बवानी नलिका। डिम्बवानी नलिका। लैंगरहैंस दीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिका। लैंगरहैंस में 3 कोशिकाएं होती हैं। एक होती है अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो यहाँ पूछ रहा है बीटा कोशिकाओं में निम्नलिखित में किस हार्मोन का स्राव होती है? ये जो बीटा हार्मोन में होती है इंसुलिन। बीटा में इंसुलिन। और अल्फा की बात करें तो अल्फा में ग्लूकागोन, बीटा में इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा में सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। पत्तियों का रंग हरा किस वर्णक के कारण दिखाई देता है? ये जो पत्तियों में रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण हरा दिखाई देता है। जितने भी पत्तियां हरा दिखाई देंगे वो सारे के सारे क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिकाओं की झिल्ली, कोशिका झिल्ली सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाए उसको क्या कहलाता है? इस प्रक्रिया को कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस। जीव द्रव्य कुचन। जीव द्रव्य कुचन कहलाता है। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी और ब्रायोफाइट। ये जो क्लोरोफाइसी, क्लोरो मतलब होता है ग्रीन यानी हरे शैवाल। रोडो मतलब रेड, रोडो मतलब ले यानी लाल शैवाल। रोडो मतलब लाल शैवाल। फियो, फियो मतलब भूरे, ब्राउन, भूरे शैवाल। अब ब्रायोफाइट से एग्जाम्पल लेते हैं लीवरवर्ट। तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1 और 4 का 4। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। किसी तरंग के 2 उत्तरोत्तर श्रृंगार अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त, श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहलाता है? ये जो दोनों के बीच की दूरी कहलाता है तरंग दैर्घ्य। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, तरंग दैर्घ्य। जिस विलयन यानी सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद न अधिक घोला जा सकते हैं ऐसा विलयन को क्या कहलाता है? एक समय के बाद उसमें अधिक न घोला जा सके उसको बोलाता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 2 परमाणुओं को समस्थानिक यानी आइसोटोप कहा जाता है। आइसोटोप कहा जाता है जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसको आइसोटोप कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। निम्नलिखित में सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग कौन सा है? सबसे अधिक और सबसे कम अभिक्रियाशीलता किस में होती है? तो सबसे अधिक होती है पोटासियम में और सबसे कम होता है गोल्ड में। पोटासियम और गोल्ड। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पोटासियम और गोल्ड। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातु का घनत्व सामान्यतः क्या होता है? जब आप आवर्त सारणी में आएंगे तो लिथियम से सीजियम की ओर आने पर इसका जो क्षार धातु है वो बढ़ जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बढ़ जाता है। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दबाव उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो निम्नलिखित में किसका नियम होता है? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गिब्स लॉ या आदर्श लॉ? तो इसमें कह रहे हैं प्रेशर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का हो तो इसका नियम होता है गै-लुसाक लॉ। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गै-लुसाक लॉ। और इसको हम लोग कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको प्रोपोर्शनल घटाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म दिया जाता है, वो दिया जाता है K। तो P इजक्वल टू K इंटू टी। तो P बाई टी इजक्वल टू K। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है P1 इजक्वल टू P2 T2। बट K को बोला जाता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है, दूसरे नियम से हम लोग क्या करते हैं फोर्स की परिभाषा लिखते हैं। जैसे फोर्स इजक्वल टू dP बाई dt यानी
चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब इसको करेंगे तो फार्मूला लिख लेगा F=ma। फोर्स का फार्मूला निकालते हैं न्यूटन के दूसरे नियम के हिसाब से। सहायता करता है कि वस्तुओं की गतियों को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गतियों को किस प्रकार का प्रभावित करता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यूटन के दूसरे नियम। बैरोमीटर, यहाँ पे देखिए बैरोमीटर के बारे में पूछ रहा है, तो वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट सही। उच्च ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, नहीं। द्रव्यों के घनत्व ज्ञात करने के प्रयुक्त किया जाता है। ये जो बैरोमीटर का काम है वायुमंडलीय दाब और मौसम का पूर्णावलोकन, नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है गलत। मौसम के पूर्णावलोकन प्रयुक्त किया जाता है। 1 और 4, स्टेटमेंट 1 और 4 सही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रतिध्वनि डैश 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 के कारण सुनाई देती है। ये जो प्रतिध्वनि है ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण सुनाई देती है। ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण सुनाई देती है। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका देती है। जो इंद्रधनुष बनता है उसमें अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये तीनों की भूमिका होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोधक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये भी बढ़ जाता है। तापमान के बढ़ने पर शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। पानी का हिमांक बिंदु डैश डैश है। जो पानी का हिमांक बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका एक फार्मूला होता है C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100। इसी फार्मूले पर हम लोग इसका हिमांक बिंदु डिग्री से फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से फ़ारेनहाइट में, एक कन्वर्जन का एक फार्मूला है, ठीक। किलोवाट ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। ये है हवाई द्वीप पे। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हवाई द्वीप पे। वहीं कुछ ज्वालामुखियों के बारे में बात करते हैं, जैसे माउंट वेसुवियस, यह है इटली, माउंट फूजी जापान, 1934 में किसने नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आर्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके जस्ट पहले कौन से विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, उलगुलान विद्रोह या पवाना विद्रोह। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी, सन्यासी विद्रोह। ये हुआ था 1763 से लेकर 1800। नील विद्रोह की बात करें तो नील विद्रोह हुआ था 1859 से लेकर 60। पवाना विद्रोह 1873 से लेकर 1876 और उलगुलान विद्रोह 1899 से लेकर 99 तो हुआ था। तो इसके 57वीं क्रांति के जस्ट पहले हुआ था सन्यासी विद्रोह। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया था। तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर शासन करने वाला सैयद वंश। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सैयद वंश। और सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां, और इनकी जो मृत्यु हुई थी खिज्र खां की हुई थी 22 मई 1421 में हुई थी। और इसके संस्थापक थे सैयद वंश के खिज्र खां। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1857 के विद्रोह में नाना साहब, बेगम हजरत महल,
मौलवी अब्दुल्ला और इनमें से सभी। 57 की क्रांति में इनमें से सभी यानी सारे लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से और जो बहादुर शाह थे वो दिल्ली से भाग लिए थे। सारे लोगों ने 1857 की सक्रिय रूप से भाग लिया था। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि 1857 की क्रांति को भारत का स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ये जो 1857 की क्रांति को बी.डी. सावरकर ने कहा था कि जो 1857 की क्रांति हुई थी ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था बी.डी. सावरकर ने। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी थी। कहा था, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रयुक्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुक सकता है। ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट था महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। और उन्होंने महात्मा गांधी जब यंग इंडिया पत्रिका लिखे थे उसी के माध्यम से लॉर्ड इरविन को 11 सूत्री मांग रखी थी, जिसने सरकार ने इसको सकारात्मक रूप से नहीं अपनाया। और इसी का फलस्वरूप हुआ कि 1930 को साबरमती से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय लिया था। और ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी के। नाजीवाद किसका समर्थक था? नाजीवाद राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। राइट ऑप्शन इज सी। निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है? जो यूटोपिया नामक पुस्तक है उनके लेखक थे थॉमस मोरे। यूटोपिया नामक लेखक थे थॉमस मोरे। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है। कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें नहीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है। नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये माही नदी ना होकर ये साबरमती नदी की एक सहायक नदी जो भोगवा नदी है उसके तट पे अवस्थित है। ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। यह एक बंदरगाह भी था। ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। ये सही है। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन पूछा जा रहा है कौन स्टेटमेंट सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये माही नदी के नहीं, ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था? अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या करते थे? लोगों को शिक्षा के लिए एक अधिकारी नियुक्त किए थे। उस अधिकारियों को कहा जाता है धम्म महापात्र। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, धम्म महापात्र। ये अशोक द्वारा एक शिक्षा देने की नियुक्ति थी जिसको अधिकारियों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर जाके शिक्षा देते थे, जिनको हम धम्म महापात्र के नाम से जाना जाता था। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। गांधार कला शैली एक समन्वय है। गांधार कला शैली एक समन्वय है भारत तथा पारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, या भारतीय तथा यूनानी कला का। ये जो गांधार शैली है भारतीय तथा यूनानी कला का एक समन्वय है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, भारतीय एवं यूनानी कला। हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है हर्ष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी थी। ये जो बाणभट्ट की हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। स्टेटमेंट क्या है? सही।
फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान नहीं, चीनी यात्री था एक, उसका नाम था हेनसांग। चीनी यात्री हेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले गया। ये क्या है? सही। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान मत से प्रभावित था। ये भी सही है, लेकिन राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि पूछा जा रहा है कौन असत्य है। तब फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। नहीं, हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री थे हेनसांग, वो भारत आए थे। चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया है? जो चेर शासक हैं वो अपनी भाषा में मलयालम अभिलेखों की भाषा का प्रयोग किया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मलयालम। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बिल्कुल सही। उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे। उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे। नहीं, उनके जो उपदेश होते थे वो होते थे मुख्य रूप से दुख की समस्या तथा उसे मुक्ति के मार्ग पर आधारित, दुख की समस्या और उसके मुक्ति के मार्ग पर आधारित रहते थे। उन्होंने दुख को निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग के रूप को जारी किया, बताया था। बिल्कुल क्या है? सही। तो हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। तो 1 और 3, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 3 क्या है? सही पूछा जा रहा है इसमें, तो 1 और 3 सही है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगा अनुपात सर्वाधिक है? तो सबसे लिंगा अनुपात सर्वाधिक है वो है पांडिचेरी का। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पांडुचेरी। तो पांडुचेरी का जो लिंगा अनुपात है वो आंकड़ा सबसे सर्वाधिक है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया था राजस्थान में। इसका आयोजन किया गया था राजस्थान में। किस वायु दाव पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है? अश्व अक्षांश कहा जाता है 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ से साउथ, 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ के साउथ। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। कर है असत्य कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रभावित होती है। क्या है? गलत। संयुक्त नदी झेलम की सहायक नदी है, ये भी गलत। झेलम सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, भी गलत। तो सब के सभी क्या इसमें? सभी के सभी असत्य है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। हाल ही में किससे खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? जो खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण हुआ है, इसका उद्घाटन किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करें। नर्मदा, चंबल, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों के नाम दिए गए, उसके कुछ बांध दिए गए कि कौन सी नदी कौन से बांध किस नदी पे। तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पे ओंकारेश्वर बांध, नर्मदा पे ओंकारेश्वर बांध 1 का 4। और चंबल नदी पे राणा प्रताप, चंबल पे राणा प्रताप सागर। कृष्णा पे नागार्जुन बांध, कृष्णा पे नागार्जुन। और कावेरी पे मेट्टूर बांध। तो नर्मदा के ओंकारेश्वर 1 का 4 सब में दिया है। चंबल का राणा प्रताप 2, तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। कृष्णा का 1 नागार्जुन, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। Mg+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? Mg+2 जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। जब इसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिएगा तो +2 दिया हुआ यहाँ पे, तो 12 - 2 बराबर 10 हो जाएगा। जब इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिएगा तो 2 और 8, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 और 8। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह
तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु तट पे नहीं है? नागपट्टनम, टुटीकोरिन, एन्नोर और मछलीपट्टनम। ये जो मछलीपट्टनम बंदरगाह तमिलनाडु तट पे नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मछलीपट्टनम। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? इसमें कौन से राज्य और कौन से जनजाति है जो सही मैच नहीं करता है? भील जनजाति गुजरात में पाया जाता है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, टोडा तमिलनाडु में, और ये जो वासी है, बासी का केरल में नहीं, बासी को पाया जाता है लक्षद्वीप में। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, बासी जनजाति पाए जाते हैं लक्षद्वीप में। विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये जो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है ब्राज़ील में। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील में। ताल की मिट्टी किस फसल के उपयुक्त मानी जाती है? ये जो ताल की मिट्टी होती है ये रबी फसल के लिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रबी फसल के लिए अच्छी मिट्टी होती है। असंगत जोड़ों को पहचान कीजिए, यानी गलत मैच को पहचान कीजिए। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में सही है। बरला वन जीव अभयारण्य वैशाली में सही है। वाल्मीकि वन जीव अभयारण्य पूर्वी चंपारण में बिल्कुल गलत है। भीम बांध वन जीव अभयारण्य मुंगेर में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, वाल्मीकि वन जीव अभयारण्य पूर्वी चंपारण में नहीं बल्कि ये पश्चिमी चंपारण में है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून यानी विक्षोभ से है? जो उत्तर पश्चिम में भारत में सर्दियों में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। राइट ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहल कदम था? ये जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैसों की कमी के लिए इसका जो वैश्विक समझौता की दिशा में किया गया था, ये किया गया था रियो डी जेनेरियो 1992 में। इसकी बैठक की गई थी रियो डी जेनेरियो 1992 में। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिए गए वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करते हैं? ये जो एक अर्थव्यवस्था करता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। भारत में निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप की अपनाया था? ये जो पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था के समाजवादी रूप अपनाया था दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारत की 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। निम्नलिखित में कौन सा संकट उसका मुख्य कारण था? जो 1991 में संकट था वो बाहरी ऋण का उच्च स्तर, यानी बाहरी ऋण का उच्च स्तर हो जाना सबसे बड़ा संकट था। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बाहरी ऋण का उच्च स्तर। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? बाजार का नियम जेबीसी ने बाजार का नियम दिए थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। डेयरी आर्थिक गतिविधियाँ किस क्षेत्र में आती है? ये डेयरी आर्थिक गतिविधियाँ ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्राथमिक क्षेत्र में ये सब आते हैं। माध्यमिक क्षेत्र में कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन के चेंज करना, जैसे उसको विनिर्माण करना। तृतीय क्षेत्र में आते हैं व्यापार, परिवहन, संचार सुविधा, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। लेकिन डेयरी और आर्थिक गतिविधियाँ आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, जिसे हम लोग रेपो रेट के नाम से जानते हैं। राइट ऑप्शन इज सी। निम्नलिखित में किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है 29 मई। 29 मई। नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? जो नया संसद भवन बनाया गया है उसका प्रमुख वास्तुकार थे बिमल पटेल। राइट ऑप्शन इज बी, बिमल पटेल। और इसका जो उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। गैबोन किस देश की राजधानी है? गैबोन की राजधानी कौन सी है? तो गैबोन की राजधानी है लिब्रेविले। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लिब्रेविले। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1916। राइट ऑप्शन इज सी, 1916। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब बनाया गया? ये अधिनियम बनाया गया था 1989। राइट ऑप्शन इज सी, 1989 में ये अधिनियम बनाया गया था। किस देश की संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है? ये जो नेसेट के नाम से जाना जाता है वो इजराइल के संसद को। राइट ऑप्शन इज ए, इजराइल। इजराइल में नेसेट, चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली और जापान के संसद को डायट। जापान के डायट। निम्नलिखित में कौन सा प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रणय, अनुराग, प्रीति और घृणा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, घृणा। प्रेम शब्द के पर्यायवाची शब्द घृणा नहीं है बल्कि ये विपरीतार्थक शब्द है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, घृणा। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोला जाता है, जो कम बोलता है। भरपेट किस समास का उदाहरण है? ये जो भरपेट है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास। राइट ऑप्शन इज सी। अव्ययी में होता है कि पहला पद अव्यय हो और जिससे अपना समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो, उसी को हम लोग अव्ययी कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रतिमास, जन्म तथा भरपेट, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कह रहा है इट इज़ द टाइम टू रिंग द बेल। इसको पैसिव में चेंज करना है। इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। इसका जो पैसिव होगा इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। राइट ऑप्शन इज डी। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन। कैटरीन सेड दैट शी डैश डैश इन लव बिफोर। कैटरीन सेड दैट शी हैड नेवर बीन इन लव बिफोर। राइट ऑप्शन इज ए, हैड नेवर बीन। वन नेशन वन स्टूडेंट आई कार्ड का क्या नाम है? वन नेशन वन स्टूडेंट आई कार्ड का नाम है अपार आईडी। अपार आईडी कार्ड। ये जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति NEP 2020 में जो लागू हुई थी, नई शिक्षा नीति के तहत ये वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड की अवधारणा की भी पेश की गई थी, जिसका नाम है अपार आईडी। राइट ऑप्शन इज ए। कर रामू के पास 200 खिलौने थे। उसने दिवाकर को 10%, ममता को 20% और 1/2 खिलौने करण को दे दिया। तो वितरण के बाद रामू के पास कितने खिलौने शेष बच गए? तो रामू के पास देखते हैं। तो रामू के पास टोटल 200 खिलौने हैं। 200 में से 10%, 200 में से 10% एक खिलौने दिवाकर को दे दिया। तो 200 का 10% देखा जाए तो हो जाएगा 20 खिलौने।
और 20% इसी 200 में से 20% दे दिया दिवाकर को, तो इसमें 40 खिलौने, और कह रहा है एक तिहाई खिलौने, यानी 200 का 1/10 भाग, 200 का 1/10 भाग, और 20 खिलौने ये दे दिया करण को। तो टोटल खिलौने रामू के पास कितने बचे? तो टोटल खिलौने थे 200 में से उन्होंने 20 खिलौने दिवाकर को, 40 खिलौने ममता को, और 1/3 खिलौने करण को दे दिए थे। तो इसके बाद टोटल खिलौने बचेगा 20, 40, 60 और 20, 80 में से जब 200 माइनस करेंगे तो 120 खिलौने टोटल रामू के पास बचेगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 120 खिलौने। ए किसी कार्य को x दिन में करता है और बी उसी काम को 3x दिन में करता है, दोनों एक साथ कार्य पूरा करने में 12 दिन का समय लगाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है ए 1/x दिन में काम करता है, वहीं बी 3x में काम करता है, और टोटल 12 दिन में करता है, तो 1/12, और इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3x 3 + 1 = 1/12। तब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16 दिन। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 5, 11 क्वेश्चन मार्क पद 55, 117 लुप्त पद पर ज्ञात करें। यहाँ जो क्वेश्चन लुप्त हुआ है यहाँ पे हम कौन सा अंक आएगा? 5, 11 के बाद 55 और 117। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे 5 से 11 जा रहा है गुना 2 + 1, गुना 2 + 1 यानी 5 × 10 = 11। उसी तरह 11 गुना 2 + 3, 11 दूने 22, 22 3 25। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 25। 25 गुना 2 + 5 तो 55, वही 55 गुना 2 + 7 यानी 2 से गुना और ऑड संख्या से जोड़ा जा रहा है, 2 से गुना और ऑड संख्या से इसमें जोड़ा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 25। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर 592 और 518 है। यदि संख्याओं का योग 996 होगा तो संख्याओं क्या होगा? जब दो संख्या का योग और अंतर 592 और 518 है, तो यदि उसी संख्या के योग 296 हो तो संख्या क्या होगा? जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा इसका राइट ऑप्शन आएगा 111 और 185। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। तो राम किसके फोटो की ओर संकेत कर रहा है? राम स्वयं खुद अपने आप के फोटो की ओर संकेत कर रहा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, स्वयं की फोटो की ओर संकेत कर रहा है। ये रहा एडिटोरिया का दरोगा वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1, पूरे 100 क्वेश्चन का 100% एक्सप्लेनेशन। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बिहार दरोगा की जो बहाली है 1799 पोस्टों पे, इसकी एग्ज़ाम 100% 180% गारंटी है कि एग्ज़ाम हो जाएगा दिसंबर के लास्ट वीक में। ज़्यादा समय नहीं है लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए डेली एक सेट प्रैक्टिस कीजिए और एक सीट अपना कंफर्म कर लीजिए। तब तक के लिए ओके भाई, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर सेकेंड सेट में।